कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके बारे में बहुत सारी मिथ्याएं समाज में हैं। लोगों को कैंसर के बारे में खबर कम और गलत खबर ज्यादा है। बहुत सारी अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में घूमती रहती है और इसके वजह से लोगों को ये बीमारी की अंडरस्टैंडिंग पूरी बहुत पुअर है। और जब भी कभी अंडरस्टैंडिंग खराब रहती है, हमारी समझ खराब रहती है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि उसकी ट्रीटमेंट भी बराबर नहीं होती, लोग मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ये बीमारी के बारे में और खास करके विशेष रूप से ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये ट्यूमर ट्यूमर जो हम लोग कहते हैं, तो ये होता कैसे है? तो आप ये अगर वीडियो देखेंगे तो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, जो पेशियां हैं, इनका जन्म मरण का जो चक्कर रहता है वो चालू रहता है। लेकिन इसमें से एक आध पेशी अगर खराब हो जाए, वो रोग हो जाए, वो रेबेल कर जाए, वो अपनी एक अलग अपनी पहचान बनाना चाहे, तो फिर क्या होता है कि तो वो अनकंट्रोल्ड उसकी ग्रोथ होती है। जैसे एक के दो होते हैं, दो के चार, चार के 16, ऐसे होते होते एक गांठ बन जाती है, जिस गांठ को हम लोग ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये अगर ट्यूमर कैंसर का रहा, दो प्रकार के ट्यूमर रहते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस। अगर ये कैंसर का रहा तो ये गांठ फैलना चालू करती है, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह जाती है। कैन यू प्ले दैट वीडियो प्लीज? या तो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे आप वो एनिमेशन में देख रहे हो कि वो ब्रेस्ट में एक छोटी सी गांठ है, लेकिन वो धीरे धीरे आजू बाजू के गठानों में जा रही है और उसके बाद में खून के द्वारा वो पूरे शरीर में फैल रही है। जैसे उसके सेल के शॉवर्स आ जाते हैं, वो खून में जाते हैं और खून से वो अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग अलग अवयवों की तरफ जाते हैं। जैसे ब्रेन हो, जैसे बोन्स हो, तो ये सब जगह जब वो ट्यूमर जाता है और वहां पे वो फैल जाता है और फिर अपना जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को प्रॉब्लम चालू हो जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ट्यूमर्स को हम कैंसर कहते हैं। जो फैलने वाले ट्यूमर्स हैं उनको हम लोग कैंसर कहते हैं। तो ये कैंसर होता कैसे है? बेसिकली ये कैंसर कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किधर वड़ा पाव खा जाएं और फिर वो हमको कैंसर हो जाए दूसरे दिन। ऐसा ये होता नहीं है, ये अपने शरीर की बीमारी है। लेकिन शरीर में ये बदलाव आने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिगर लगता है। और ये ट्रिगर क्या होता है? तो बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। कैंसर एक बीमारी नहीं है, बहुत सारे प्रकार के कैंसर्स होते हैं और उसमें से सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर तंबाकू होता है। अगर हम लोग सिर्फ सिगरेट की बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, एक उदाहरण के तौर पे, तो सिगरेट में अगर आप देखते हैं तो सिर्फ निकोटिन नहीं होता, निकोटिन के साथ साथ ऐसे कई सारे डेंजरस केमिकल्स एक सिगरेट के काड़ी में भरे हुए रहते हैं। ऑलमोस्ट 170 टू 100 केमिकल्स रहते हैं, जिनमें से 28 ऐसे केमिकल्स हैं जो खुद ब खुद अपने बलबूते पे कैंसर कर सकते हैं। जैसे टार है, आपने वो एडवर्टाइजमेंट आपको याद होगी, बहुत साल हो गए अभी पिक्चर देख के सिनेमाघरों में, बट फिर भी आपको अगर आप दिमाग पे जोर डाले तो याद रहेगी कि इतना टार आपको बहुत बीमार कर सकता है। याद है वो? तो सिमिलरली ये टार सिगरेट में होता है। ऐसा माना जाता है कि हर 5 पुरुषों की मृत्यु जब होती है तो एक मृत्यु उसमें से तंबाकू के वजह से होती है और 20 फीमेल्स में से एक मृत्यु जो होती है वो तंबाकू के वजह से होती है। याद रखिए कि तंबाकू या सिगरेट से सिर्फ जो पीने वाले को तकलीफ होती है ऐसा नहीं है, उसके आजू बाजू के लोगों को होती है। पैसिव स्मोकिंग करके एक चीज रहती है, जो आप धुआं लेते हैं, जो आजू बाजू में बगल में बैठे वाले लोग धुआं लेते हैं, उनको भी उतना ही तकलीफ होता है जितना वो पीने वाले को होता है। उनको ना मजा आता है क्या सिगरेट का, लेकिन उसके सब गलत जो परिणाम है, वो गलत परिणाम उनको भुगतने पड़ते हैं। दूसरी एक मान्यता है कि ये बीमारी सिर्फ बूढ़े लोगों की है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कौन से भी उम्र में हो सकती है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की ही बात करें तो यंगेस्ट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट जो मैंने ट्रीट की है वो एक 21 साल की लड़की थी और ओल्डेस्ट 93 ईयर ओल्ड। तो ये कैंसर कहीं भी किधर भी किसी को भी हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे ये कैंसर होने की संभावना जो है वो बढ़ती जाती है। लेकिन इसकी ट्रीटमेंट जो है वो हर उम्र में हो सकती है। ये 93 ईयर ओल्ड को भी हमने ट्रीटमेंट करी और उन्होंने ट्रीटमेंट वो झेल भी पाए। तो
ये एक चीज मैं खास करके आपको सबको बताना चाहता हूं कि बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सब कुछ बातें होती है, फिर धीरे से कोई पूछ लेता है कि माँ जी को कैंसर हुआ है, तो हम उनको अलग रखें क्या, उनका खाना अलग से दें क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैंसर ये छूत की बीमारी नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाने वाली ये बीमारी नहीं है। ये अपने शरीर की बीमारी है। कैंसर के पेशेंट्स को प्रेम की, आधार की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप उनको सिंपैथी दिखाओ, लेकिन एम्पैथी तो दिखा सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, उनको आधार दे सकते हैं, उनको हौसला दे सकते हैं। तो ये हौसले की उनको जरूरत है, ना कि उनको किसी बंद कमरे में रखने की। निखिल जी ने एकदम सही बताया कि मैं थोड़ी बहुत सिंधी समझ लेता हूं। तो उन्होंने जो कहा कि कैंसर ये बहुत जल्दी से, ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत फीमेल्स में बढ़ती हुई बीमारी है और बहुत बार हम लोग इसे लाइटली लेते हैं। बहुत सही पते की बात की है उन्होंने कि ब्रेस्ट कैंसर ये आज समाज में एक रैपिडली बढ़ने वाली बीमारी है। आप जानते हैं कि कितने लोग ब्रेस्ट कैंसर से हर साल में डायग्नोस होते हैं केवल भारत देश में? तो कम से कम 1.5 से 2 लाख जो मरीज हैं ब्रेस्ट कैंसर के नए से डायग्नोस होते हैं। इनमें से 99% जो होते हैं वो फीमेल्स होते हैं। 99%, यानी 1% व्यक्ति मेल्स भी होते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी सिर्फ फीमेल्स को नहीं होती, मेल्स को भी हो सकती है। और मेल्स में ये खासकर याद रखना चाहिए, क्योंकि मेल्स बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। क्यों लेट प्रेजेंट करते हैं? कभी शर्म रहती है, कभी कभी लगता है कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स को होगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेस्ट टिश्यू मेल्स में भी होता है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। इसीलिए, और जब वो मेल्स में होता है तो वो काफी एग्रेसिव रहता है। तो याद रखिए, मेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। खास करके जिन फैमिलीज में ब्रेस्ट कैंसर की काफी हिस्ट्री है, तो उनमें मेल्स को होने की संभावना ज्यादा है। ब्रेस्ट में अगर गांठ रही तो मेल्स को भी डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। इसकी वजहें क्या होती हैं? तो बेसिकली इसकी कोई एक वजह नहीं रहती। जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता कि हमने ये खाया तो हमको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, वो खाया तो हमको दूसरा कैंसर हो गया, ऐसा नहीं होता। कैंसर की कोई एक वजह नहीं रहती, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे एक रिस्क फैक्टर है कि लेट चाइल्ड बेयरिंग, अर्ली प्यूबर्टी, लेट मेनोपॉज। यानी इसमें क्या होता है कि जो ब्रेस्ट को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में चेंजेस आते हैं, सभी को पता है कि जब पीरियड्स आते हैं तो ब्रेस्ट में भी चेंजेस होते हैं, थोड़ा पेन होता है, थोड़ी ब्रेस्ट की साइज में बदलाव आ जाता है। तो ये जब होता है तो इसमें चेंजेस आते हैं। जितने ज्यादा साइकिल्स ब्रेस्ट एक्सपोज्ड है मेंसेस की, कि जैसे चेंजेस जब भी कभी कहाँ होते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तो गलत होने की संभावना रहती है, और ये संभावना से कैंसर की चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल लोगों को कम बच्चे हो रहे हैं, तो उसके वजह से भी ब्रेस्ट की एक्सपोजर टू मेंसेस बढ़ जाती है। इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि लोगों को 14-14 बच्चे होने चाहिए। ये प्लीज, ये संदेश में नहीं देना चाहता हूं, बट ये रियलिटी है कि जो पहले के जमाने में जब बच्चे ज्यादा होते थे, अर्ली बच्चे होते थे, तो फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का एक्सपोजर था वो थोड़ा कम रहता था। दूसरी चीज होती है कि फैमिली हिस्ट्री। अब ये फैमिली हिस्ट्री बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है, स्पेशली अपने जैसे देश में, क्योंकि आजकल तो लोग इतनी बड़ी बड़ी फाइल लेके आते हैं। जब भी कोई रिश्ता बनाना हो तो उनके घर में ऐसा था, उनके घर में कैंसर हुआ था, तो हम ये रिश्ता करें नहीं करें, चांसेस क्या है। तो एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हो जाता है फैमिली हिस्ट्री के वजह से। याद रखिए कि फैमिली हिस्ट्री सिर्फ 5% लोगों में होती है। 95% कैंसर्स किसी को भी कहीं भी हो सकते हैं। सिर्फ 5%, 5 to 10% लोगों में फैमिली हिस्ट्री की संभावना होती है। दूसरा चीज, ये ब्रेस्ट कैंसर्स की भी फैमिली होती है। यानी क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये सब, कोलोन कैंसर यानी बड़े आंतड़ी का कैंसर, ये सब चीजें एक फैमिली ग्रुप में आती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को तंबाकू खाने के वजह से मुंह का कैंसर हुआ हो तो उसके पोती को ब्रेस्ट कैंसर जरूर होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा समझने की कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। तीसरा चीज होता है कि एडिक्शंस।
एडिक्शंस भी, जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया, जी हाँ, तंबाकू से के सेवन से भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है। खास करके स्मोकिंग और ब्रेस्ट कैंसर में तो बहुत बड़ा रिलेशन दिखाया गया है। तो याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि तंबाकू और ब्रेस्ट कैंसर में कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई सिगरेट पीता हो, अगर कोई स्त्री सिगरेट पीती हो, तो उसकी ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ जाती है। दूसरा चीज होता है ओबेसिटी। आज मोटापा अपने यहाँ पे एक बीमारी, अपने आप में एक बीमारी बन गई है। इट इज नो लॉन्गर अ साइन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये एक बीमारी की निशानी है। तो मोटापा के वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ती है, और ना कि वो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर, बड़े आंत का कैंसर, एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस का कैंसर, इन सभी चीजों का मोटापा से एक गहरा रिश्ता है। तो इसीलिए यू हैव टू स्टे फिट, स्टे हेल्दी। हम पहचाने कैसे कि हम किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है? तो ब्रेस्ट कैंसर या कोई भी कैंसर की अनफॉर्चुनेट बोलो, कोई भी चीज बोलो, एक चीज ऐसे होती है कि जब वो अर्ली स्टेजेस में रहता है तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं रहते। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमको तो कुछ तकलीफ ही नहीं, हमको ना दर्द हो रहा है, ना हमको बीमार बुखार आ रहा है, हमको समझ ही नहीं रहा है क्या आ रहा है, सिर्फ एक छोटी सी गांठ छाती में हुई है, ब्रेस्ट में हुई है, इसीलिए किसी ने कहा कि आपको मिल के आए। ये सबसे कॉमन सिम्टम रहता है। मुझे लगा कि ये गांठ, मैंने पोते को उठाया था, उसका पैर लग गया, या और कुछ हुआ, कभी मेरे को प्रेगनेंसी के टाइम दूध की गांठ आई थी, तभी मेरे को ऐसी वही गांठ आई रहेगी। ऐसे सब विचार मन में आते हैं, क्योंकि वो गांठ कुछ भी तकलीफ नहीं देती, ना उससे दर्द होता है, ना उसमें खून बहता है, कुछ जख्म होती है। इनिशियल स्टेजेस में ये सिर्फ एक गांठ रहती है, और उसी टाइम उसकी ट्रीटमेंट होना जरूरी है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर किसी ने ये टाइम पे उसको ध्यान नहीं दिया, तो वो गांठ बढ़ते जाती है, वो फिर पूरी ब्रेस्ट लाल हो जाती है, उसमें से खून बहने लगता है, निपल में से खून आने लगता है, और बगल में गठाने आ जाती है। ये स्टेज पे भी अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं हुई, तो वो कैंसर फैल जाता है शरीर में, और फिर बाद में वो सब सिम्टम्स आते हैं, जैसे वीकनेस हो, जैसे भूख नहीं लगती हो, जैसे बाल जाते हो, वो सब चीजें जो होती हैं वो बाद में आती है। अगर किसी को ब्रेस्ट में गांठ है, ये वीडियो प्ले कर सकते हैं प्लीज, तो उसमें क्या करना चाहिए? तो पहली चीज है, आपको किसी तज्ञ से सलाह कर लेनी चाहिए, अपनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लेनी चाहिए। अगर उसमें गांठ है, तो वो डॉक्टर आपको एक टेस्ट बोलेगा जिसका नाम है मैमोग्राफी। ये है मैमोग्राफी मशीन। ये ब्रेस्ट का एक्सरे निकालने की स्पेशल मशीन रहती है, जिसको ब्रेस्ट में दो ग्लास प्लेट में रखा जाता है, और उसका एक्सरे निकाला जाता है। ये छाती का एक्सरे नहीं है। छाती का एक्सरे अलग रहता है, क्योंकि सभ्य भाषा में बहुत बार हम ब्रेस्ट ये या स्तन ये वर्ड नहीं यूज करते, हम छाती यूज करते हैं। तो लोगों को लगता है कि छाती के एक्सरे में ही ब्रेस्ट का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो ऐसा नहीं है। मैमोग्राफी ये एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, और इसमें खूबी ये है कि मोर देन 90%, 90% से भी ज्यादा गठाने इसमें डिटेक्ट हो जाती हैं, और अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर में इसका एक बहुत बड़ा रोल है। अगर मैमोग्राफी में भी ये वीडियो भी प्ले कीजिए, तो गठान दिखती है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें एक बायोप्सी करनी चाहिए। ये बायोप्सी क्या होती है? तो आप जैसे देख रहे हो, ये बायोप्सी एक छोटी सी सुई रहती है। ये सुई को उस ट्यूमर में डाला जाता है, और एक छोटा सा सैंपल निकाला जाता है। यानी ये क्या होता है कि जैसे आप मार्केट में जाते हो, कपड़ा लेना है, आपको घर में कलर मैच करना है आपके पर्दे का, तो आप क्या करते हो कि एक छोटा सा पीस कट करके घर में लेके कलर मैच करते हो। तो इस वैसे ही ये ट्यूमर कौन से टाइप का है भाई, ये समझने के लिए, उसके लिए हम लोग इसको बायोप्सी करते हैं, एक छोटा सैंपल निकाल के टेस्टिंग के लिए देते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि बायोप्सी से ट्यूमर फैलता है। ये ये एक गलत समझ समाज में है कि अगर हम बायोप्सी करते हैं, उस ट्यूमर को छेड़ते हैं, तो वो फैल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बायोप्सी के बाद थोड़ी सी वो ट्यूमर बड़ा हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है, वो थोड़ा सा लाल होता है, लेकिन वो फैलना चालू नहीं करता।
उसके बाद में अगर कैंसर आया तो और सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे सोनोग्राफी है, दूसरी टेस्ट होती है जैसे पेट स्कैन नाम की टेस्ट होती है। अब ये पेट स्कैन क्या होता है? ये पूरे शरीर की टेस्ट होती है, जिसमें ये समझ में आता है कि ये ट्यूमर और किधर फैला हुआ है। जैसे आपने पहले पहले की आपने स्लाइड आपको याद होगी कि ट्यूमर खून में से और जगह भी फैल जाता है, तो वैसे ही हमको ये जान लेना जरूरी है। ये पेट स्कैन की मशीन है, आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो पेट स्कैन की मशीन है, वैसे पेट स्कैन की मशीन रहती है। तो और ब्रेन में, बोन्स में या और किधर हड्डियों में गया है क्या, लिवर में गया है क्या, ये सब चीजें ये पेट स्कैन से अपने को समझ में आती है। इस सब से हमें पता चलता है कि ट्यूमर की स्टेज क्या है। मैं आप सब ने स्टेज के बारे में सुना होगा या लेवल के बारे में सुना होगा, किधर तक फैला हुआ है ये स्टेज बताता है। बहुत सिंपल सी चीज है कि इस ट्यूमर की गहराई किधर तक है, उसके जो रूट्स हैं वो रूट्स किधर तक गए हैं, वो जानने की एक कोशिश रहती है ये सब टेस्ट में, क्योंकि उस स्टेज के हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट बदल जाती है। वैसे अगर वो बहुत सारा फैला हुआ है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस भी कम होते हैं, यानी मरीज को पूरी तरह से ठीक करने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज में है, जैसे पहले स्टेज में है, तो उसमें 90% से भी ज्यादा लोग ठीक हो सकते हैं। ये एक सिंपल उदाहरण मैं बोलता हूं आपको कि जैसे अपने बरसात में अपने बिल्डिंग्स में जैसे एक हाथ छोटा सा पौधा आ जाता है इसमें दीवार में से, तो अगर जब वो छोटा रहता है तो आप बोलते हो, आपके बेटे को बोलते हो या बच्ची को बोलते हो कि आप जस्ट उसको खींच के उखाड़ डालो और आसानी से एक बच्चा भी उसको निकाल सकता है। तो वैसे ही स्टेज 1 में ये बीमारी इजीली ट्रीट हो जाती है। अगर उस पौधे को थोड़ा और बढ़ने दिया, उसके अगर मूल और नीचे गए और कड़क हो गए, तो फिर क्या होता है? आपको ताकत लगती है, कभी थोड़ा एसिड डालना पड़ता है और फिर वो पौधे को आप मार सकते हो। लेकिन अगर उस टाइम भी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो उसके जो मूल है वो और गहरे हो गए, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई, तो आपको शायद वो पूरा पाइप पूरा बदली करना पड़ता है, कभी सीमेंटिंग प्लास्टरिंग करना पड़ता है, प्लम्बर को बुलाना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बराबर कि नहीं? वैसे ही स्टेज 3 में ये सब करना जरूरी पड़ता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट लगती है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है कि आप इसको ठीक कर सके। लेकिन अगर इसके मूल इतने गहरे हो गए, उसके और भी जगह पे से उनकी उनकी शाखाएं आ गई, किसी ने सोचा कि अभी ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में हम बाद में देखेंगे, तो क्या होता है? तो पूरी की पूरी दीवार गिराने की क्षमता रखता है। वैसे ही कैंसर का होता है। किसी एक व्यक्ति के बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो 90% यानी ऑलमोस्ट 95% से भी ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज में भी ये उम्मीद 70 to 80% रहती है, लेकिन जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है वैसे वैसे वो उम्मीद कम होती जाती है। अभी कैंसर की ट्रीटमेंट कैसी होती है? तो बेसिकली कैंसर की ट्रीटमेंट 3 तरीकों से होती है। उसकी सर्जरी होती है, रेडिएशन होता है और कीमोथेरेपी होती है। तो एक-एक करके हम लोग देखेंगे। कैंसर सर्जरीज ये मेजर सर्जरीज है और ये स्पेशलिस्ट सर्जन करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ, बेसिकली सिंपल सी चीज है। जो चीज आप बार-बार उसी तरह से करते हो, तो उसमें आप माहिर हो जाते हो। जैसे आप आपके किचन में अगर आप कोई सब्जी कर रहे हो, तो आपको ये देखना नहीं पड़ता कि आपका नमक का डब्बा कहाँ है। ये कैसे आया? तो बेसिकली आदत से आया। तो वैसे ही स्पेशलिस्ट वही होता है जो वो वही चीज बार बार करने की, उसके बारे में बार बार वो सोचता है, वो बार बार वो चीज करता है, इसीलिए वो उस चीज में माहिर हो जाता है, इसीलिए उसके रिजल्ट जो होते हैं वो ज्यादा बेहतर होते हैं। आजकल जो बदलाव आया है ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में, वो ये आया है कि आजकल हमें पूरा स्तन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग ब्रेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? आप सोचोगे कि एक कोई महिला है जो 60 इयर्स की है, उसको क्या जरूरत है, क्या उसके उसमें कौन सी बड़ी फैशन शो में उनको जाना है? लेकिन नहीं, ये सिर्फ फैशन शो के बारे में नहीं है, ये सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है, ये अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बात होती है।
और समाज में उनका कॉन्फिडेंस उतना बरकरार रहता है अगर उनकी बॉडी इमेज सही हो। मैं कैसा दिखता हूँ ये चीज बहुत मायने रखती है अपने खुद के लिए, मोर देन एनीबॉडी एल्स। दूसरी भी चीजें रहती है, जैसे एक व्यक्ति आई थी मेरे पास, उनको मालूम था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन वो ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी। तो उनका कहना था कि अगर मेरा पूरा ब्रेस्ट निकाला तो लोगों को पता चलेगा कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है, और चूंकि समाज में ये भावना है कि ब्रेस्ट कैंसर फैमिलियल डिजीज है, तो मेरे बेटा और बेटी है जो शादी के उम्र के हैं, उनकी शादी नहीं हो पाएगी, उनका रिश्ता नहीं हो पाएगा। तो आप सोचिए किस हद तक लोग सोचते हैं। वो खुद के बारे में सोच नहीं रही थी, वो खुद के सौंदर्य के बारे में सोच नहीं रही थी, वो सोच रही थी कि समाज क्या कहेगा। इसीलिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट रहती है, कभी कभी प्लास्टिक सर्जरी भी इंपॉर्टेंट रहती है। दूसरी चीज होती है रेडिएशन। रेडिएशन में भी काफी बदलाव आ गए हैं, रेडिएशन के मशीन्स इंप्रूव हो गए हैं। आजकल रेडिएशन सिर्फ उसी जगह दिया जा सकता है जहां जरूरी हो, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा शरीर को रेडिएशन दिया गया या वो बाघ को रेडिएशन दिया गया, उसके वजह से फेफड़ों को नुकसान हुआ। तो ये सब चीजें बहुत मिनिमाइज हो गई हैं। आजकल सॉफ्टवेयर इंप्रूव हो गए हैं, मशीन्स इंप्रूव हो गए हैं, तो ये सब चीजों का जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत कम हो गया है। तीसरी ट्रीटमेंट होती है कीमोथेरेपी। लोग इस ट्रीटमेंट से बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि हम सर्जरी कर लेंगे, रेडिएशन कर लेंगे, लेकिन आप कीमो मत बोलिएगा। क्यों? उससे बाल जाते हैं, उसमें बहुत तकलीफ होती है, लोगों को लगता है कि उनका पूरा बदन जल रहा है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ, हाँ मेजर ट्रीटमेंट है कि दवाइयां होती हैं जो कैंसर के सेल्स को मारती हैं। और जैसे हम नेचर में देखते हैं, जैसे निसर्ग में देखते हैं कि जब फॉरेस्ट में फायर लगती है तो जो सूखा रहता है उसके साथ में हरा भी जलता है कभी कभी, तो वैसे ही चीज कीमोथेरेपी में हो सकती है। लेकिन बदलाव ये आया है कि कीमोथेरेपी में सपोर्टिव केयर जो है वो इतनी अच्छी आ गई है, तो वो जो साइड इफेक्ट्स का जो प्रमाण था, साइड इफेक्ट्स की जो सीवियरिटी थी, वो आजकल काफी हद तक कम हो गई है। एज फार एज कीमोथेरेपी इज कंसर्न, बाल जाते हैं, लेकिन मैंने आज तक एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसके बाल वापस नहीं आए। सबके बाल वापस आ जाते हैं, सिर्फ वो 6 महीना 1 साल का टाइम रहता है। बहुत लोग तिरुपति को जाके सिर्फ एक मुझे मारुति कार मिलनी चाहिए इसलिए बाल का दान करके आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर अपनी वो कार को एंजॉय करने के लिए तो जान तो चाहिए, तो अगर जान चाहिए तो उतना एक 6 महीने का हेयर लॉस सहन करने की क्षमता सब में भगवान जरूर देता है, ऐसा मुझे लगता है। हार्मोनल थेरेपी भी होती है, टैबलेट्स भी होते हैं जिसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर का कंट्रोल किया जा सकता है। अभी ये स्लाइड है, ये वीडियो है जो मैं आप सबको, अभी तक आपने कुछ भी नहीं सुना होगा तो भी चलेगा, लेकिन ये वीडियो जरूर ध्यान से देखें। इसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का वीडियो है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें जल्दी से पता चले कि ब्रेस्ट में गांठ है। सबसे पहले आप जैसे देख रहे हैं एनिमेशन में, वो एनिमेशन में जो कैरेक्टर है पहले अपने कमर पे हाथ रख के मिरर के सामने खड़े होके वो देख रही है कि अपने ब्रेस्ट में कोई चेंजेस है क्या। फिर हाथ ऊपर करके देख रही है कि ब्रेस्ट के साइज में, स्ट्रक्चर में, शेप में कोई बदलाव आया है क्या। और उसके बाद में उसको ब्रेस्ट को फील करके, अब ये फील कब करना चाहिए, अगर पीरियड्स चालू है तो पीरियड्स के 7 दिन बाद ये एग्जामिनेशन खुद करना चाहिए विद द फ्लैट ऑफ योर हैंड, उंगलियों से नहीं, तलवे से या फ्लैट ऑफ योर हैंड से करना चाहिए। ब्रेस्ट को आप 5 एरियाज में डिवाइड कीजिएगा, अपर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर राइट, लोअर लेफ्ट और सेंटर। और लास्ट में जैसे आप देख रहे हैं, तो निपल को प्रेस करके कोई निपल में से डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई खून तो नहीं निकल रहा, कोई पानी तो नहीं निकल रहा, ये वो देख रही है। तो इसको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं। अनुमान लगाया जाता है, साइंटिफिक जर्नल्स में ये लिखा है कि ऑलमोस्ट 20% यानी 5 में से 1 लम्ब लोग खुद डिटेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी मैमोग्राफी, विदाउट एनी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। कोई एक्सपर्ट नहीं लगता, उनको गांठ वो फील होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और सब ने महीने में 1 बार ये जरूर करनी चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे हमारा ट्रस्ट का में से हम लोग के सपोर्ट ग्रुप है जिसको हम मैत्री परिवार कहते हैं। कल ही हमारा प्रोग्राम हुआ, कैंसर पेशेंट सब जब एक साथ में आते हैं
तो वो अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं और लोगों को काउंसलिंग करते हैं। उनके काफ़ी सारे वो मज़े भी करते हैं, नॉलेज शेयर कर। कल का प्रोग्राम पूरा कोविड पे था कि कोविड और कैंसर पेशेंट्स कैसे डील करते हैं। तो ये प्रोग्राम्स वो करते रहते हैं ताकि कैंसर पेशेंट्स का हौसला बढ़े, और वो लोगों को जब देखते हैं कि ये लोग नॉर्मल हो गए हैं, इनकी कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई है और ये नॉर्मल है, तो उनका भी हौसला काफ़ी बढ़ता है। कैंसर डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मैमोग्राफी ये टेस्ट 50वें साल के हर लेडी को साल में एक बार करनी चाहिए टिल द एज ऑफ 65। अगर वो फैमिली हिस्ट्री है तो उनको जल्दी से चालू करना चाहिए एज पर द एडवाइस ऑफ देयर डॉक्टर। 40 उम्र के बाद अगर कोई मैमोग्राफी करना चाहता हो तो 2 या 3 साल में एक बार करना चाहिए, हर साल नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि आजकल लोग वेब पे, व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं, गूगल में पढ़ते हैं, तो लोगों को मैमोग्राफी करने की बड़ी जल्दी होती है। तो 20 और 21 साल के ये आईटी प्रोफेशनल लड़कियां भी मैमोग्राफी हर साल कर लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे रेडियोलॉजी अपना एक्सरे का रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ता है। तो ये नहीं करना चाहिए। मैमोग्राफी शुड बी स्टार्टेड ओनली एट आफ्टर द एज ऑफ 40 और आइडियली आफ्टर द एज ऑफ 50। ये हमको याद रखना चाहिए। इसके ब्रेस्ट कैंसर की डिटेक्शन के रेट्स जो है मैमोग्राफी से काफी हद तक बढ़ जाते हैं, और अर्ली डिटेक्शन ही अपनी जान बचा सकता है, जैसे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया।